की जल रहे पाकिस्तान की। पाकिस्तान कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। तालिबानी, बलूच, पठान लड़ाकों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तालिबानी लड़ाकों ने तो शहबाज और मुनीर की नींद ही उड़ा रखी है। शहबाज को कुर्सी जाने का डर भी सता रहा है। पाकिस्तान के कई प्रांत में शहबाज के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है, तो वहीं इमरान खान के समर्थन में भी आवाज बुलंद हो रही है। तख्ता पलट के डर से शहबाज शरीफ कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। कंगाली झेल रही पाकिस्तान की आवाम को वो गुमराह कर रहे हैं और अब कश्मीर राग अलाप कर जो तमाम मोर्चों पर नाकामी है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम बताते हैं आखिर पाकिस्तान का ये कश्मीर राग एक बार फिर से जो अलापा जा रहा है वो क्यों है, और इसे समझिए। शहबाज का कश्मीर राग, दरअसल इसके पीछे वो बहाने हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश है। दरअसल शहबाज शरीफ और उनकी सरकार आखिर क्यों समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर राग अलाप रही है, ये आपको बताते हैं। भारी भरकम कर्ज में पाकिस्तान डूबा हुआ है। जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। कई सूबों में भारी अशांति फैली हुई है। तालिबान के हमले से लगातार परेशानी है। वहां सैन्य अड्डों पर तालिबान के लड़ाके कब्जा कर रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। पीटीआई के आंदोलन से घबराहट है। जनता में गुस्सा है, तो अब जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है फिर से वही कश्मीर राग अलाप कर। जबकि बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में आज़ादी की मांग की जा रही है और वहां पर बगावत के सुर तेज हो रहे हैं, जिसे दबाने के लिए ऑर्डिनेंस भी लाया जाता है। तो आप समझिए कि कश्मीर का राग अलाप कर शहबाज एक बार फिर से अपने अवाम की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज को भी पता है कि अब वो कश्मीर का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता, बल्कि जो पीओके है वो अब पीओके भारत का था और है और आगे हो जाएगा, क्योंकि पीओके के लोग ही कह रहे हैं भारत के साथ हमें जाना है, इंडिया के साथ हमें जाना है। पीओके में मोदी मोदी के नारे लगाने वाले कई सारे वीडियोस वायरल हो चुके हैं। तो चौतरफा घिरे शहबाज को अब कश्मीर राग अलाप कर ये यूएन के पास जाने की बात कहकर वो दरअसल कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि साहब देखिए, कश्मीर का राग हम अभी भी छोड़े नहीं हैं, और अपने आवाम को ये बताने की कोशिश, जबकि तालिबान के आगे टिक नहीं पा रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री बेस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। कई मिलिट्री बेस पर तालिबान के लड़ाकों ने कहर बरपा रखा है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं इस खबर पर, निपुण आलम बयान है, विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हैं, विदेश मामलों के जानकार मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, सुशील वकील हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और अहमद मुस्तकान हैं, वरिष्ठ पत्रकार बलूचिस्तान से। आप मुस्तकान साहब, सबसे पहले आपके पास ही मैं आऊँगा। ये कश्मीर का राग, एक तरफ तो बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहर बरपा रखा है, टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में आज़ादी की मांग की जा रही है, और वहाँ इन तीनों प्रांत में या सिंध में हम कह लें, दरअसल लोग त्रस्त हैं। लोग त्रस्त हैं कि आप आवाम को कुछ नहीं दे रहे हैं, आप खुद कर्ज के तले दबे हुए हैं, और जो हुक्मरान है वो मौज कर रहे हैं। तो अब यहां पर से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है क्या? कश्मीर तो अब सपना था उनके लिए, सपना ही रहेगा। जी देखें, पाकिस्तान की हालत इस वक्त इंतहाई संगीन है। जैसे कि आपने कहा, वहां पर लोगों के हालत खराब है। टीचरों को स्कूल के और जो साफी हैं अखबारों के, महीनों से उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। यूनिवर्सिटी के टीचरों के तनख्वाहें नहीं मिली है। लोग जो हैं इंतहाई परेशान हाल हैं। अब जी ऐसे हालत में, जबकि वो उनके पास कुछ है भी नहीं, खाने के लिए नहीं है, आप जो हैं हमसाये मुल्क के साथ इनकी पता नहीं क्या पाकिस्तान की फौज, देखे ये शहबाज शरीफ नहीं बोल रहा है,
ये आसिम मुनीर बोल रहा है। ये शहबाज की बात नहीं है, आसिम मुनीर की बात है। आपने देखा कि उनके बड़े भाई नवाज शरीफ उनको उनके लिए राजी नहीं थे कि उनको हम वजीर आजम बनाएं, क्योंकि वो इनके हर बात मानने को तैयार नहीं है। अब आप देख ले, जो सबसे ज्यादा इस वक्त, मैं इमरान खान का हामी नहीं हूं, लेकिन बात हकीकत ये है कि जो लोग हैं, अवाम जो पाकिस्तान में है, वो इमरान खान के साथ है। और ये अब ये उनको फांसी चढ़ाना चाहते हैं। आसिम मुनीर साहेब और आईएसआई उनको फांसी पे लटकाना चाहते हैं। अपने हमसायों के साथ हिंदुस्तान जो है हमारा हमसाया है और पाकिस्तान का हमसाया है, और सारे चीज हिंदुस्तान के साथ एक जैसे हैं पाकिस्तान के। ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं। ये जो है, पहले इन्होंने यही कोशिश की और आपने देखा कि मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अब ये कर रहे हैं दोबारा, तो आप देखेंगे सिंध भी शायद हिंद दोबारा बन जाए। और हम तो बलूचिस्तान के लोग तो हमेशा से ही इनसे नाराज थे। हम तो इनके साथ कोई कभी जुड़ना ही नहीं नहीं, तो चाहते थे। यही हमें सवाल तो है इन्होंने अहमद साहब, चूंकि जबरदस्ती। आप फ्री बलूच की फाउंडेशन भी है पत्रकार होने के नाते, आप जी ये मांग भी तो 1948 से ही है और संघर्ष बलूचिस्तान में लगातार पहले से ही चल रहा है। तो इन मुद्दों जी को लेकर, चूंकि वो कश्मीर राग अलाप कर कहीं ना कहीं इन मुद्दों, बलूचिस्तान में जो मानवाधिकार उल्लंघन की कई सारी शिकायतें, आप बेहतर बता सकते हैं कि बलूचिस्तान में किस तरह से वहां पर जो जुल्म है वो ढाए जाते हैं पाकिस्तानी सेना की तरफ से, और कैसे मानवाधिकार का वहां पर खुलेआम उल्लंघन होता है, आवाज दबा दी जी जाती है। आप बेहतर बता सकते जी हैं। भाई, ये कहते हैं कश्मीर तो हम समझते हैं कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम तो सिर्फ ये नहीं समझते कि कश्मीर हिंदुस्तान का, हम तो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के दूसरे हिस्से हैं वो भी दरअसल हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये किस दुनिया में रह रहे हैं। ये जो है, सिर्फ ये जो पोटवार के जनरल 16 दिसंबर 71 को भूल चुके हैं, 71 को, जब इन अपने हथियार डाले थे। और ये क्या भूल गए हैं वो चीज। इनको बार बार क्या मारना पड़ता है। कितने बदतमीज और बेशरम जनरल हैं पाकिस्तान के, जो सिर्फ और सिर्फ अपने अवाम पे ज्यादती करना जानते हैं। मैं हमसायों के लिए मसला बने हुए, आपने देखा इन्होंने तालिबान अफगानिस्तान में खड़ा किया, आज क्या हो रहा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि तालिबान इनको कह रहे हैं आप कौन हैं। तालिबान इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इनकी क्या हैसियत है। ये डॉलर के भिखारी, डॉलर के ऊपर पलने वाले, ये क्या किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म कर सकते हैं। अपने लिए, अपने अवाम के लिए ये मुश्किल में है, मुश्किल डालते हैं ये लोग। पूरे अपने हमसायों के लिए इन्होंने पूरा मुश्किल खड़ा किया हुआ है। मैं तो कहता हूं, अभी ये नई हुकूमत आ रही है ट्रंप की, मेरा मोदी साहब से अपील है कि उनके साथ सही तरीके से बैठ के इस पूरे किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दे। चलिए ठीक है निपुण आलम बयान साहब, अब शहबाज शरीफ, मुझे लगता है कि उन्हें भी पता ही होगा कि ये कश्मीर का राग अब बहुत हो गया, पुराना हो गया, अब इसका कुछ असर होना जाना है नहीं। लेकिन जैसा कि अब अहमद साहब ने भी कहा कि यहाँ पर जो बलूचिस्तान में या फिर खैबर पख्तूनख्वा में एक तरह से पाकिस्तान की अपनी ज़मीन खिसक रही है और वो लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये राग आलाप रहा है, लेकिन ये क्या तरीका अब चल पाएगा? सुमित जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। और सबसे पहले तो मैं भारत की भूमि से और सभी भारतीय की ओर से अहमद साहब को, एक भारतीय का एक बलूचिस्तानी को सलाम, मैं उनको सलाम पेश करूंगा। और देखिए, वाकई में सुमित जी, यहीं से एक तस्वीर आपको सामने दिख जाती होगी कि क्या भारत में कभी भी आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी भारतीय अपनी सरकार का इस प्रकार क्रिटिसिज्म करे। ये क्रिटिसिज्म कर कौन रहा है? व्यक्ति, वो व्यक्ति कर पा रहा है जिसके साथ जुल्म हो रहा है, इम्तिहान हो रही है, और वो उस जुल्म को लेकर करहा रहा है, उसकी आवाज निकल रही है।
आप समझ सकते हैं कि कितना परेशान किया गया होगा। नहीं तो कोई व्यक्ति अपने देश के अगेंस्ट अगर बोलता है तो वो देश है नहीं उसका। क्योंकि अभी जो अहमद साहब ने कहा बिल्कुल सही बात की। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके बाद जबरदस्ती के साथ में बलूचिस्तान को अपने से मिलाया गया और अब लगातार हम बगावत देखते हैं। केवल बलूचिस्तान नहीं, जो पूर्वी पाकिस्तान जिसको आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो भी तो ऐसे ही अलग हुआ था। और आप जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी जो स्थिति है वो भी ऐसी है। ये तो केवल केवल पंजाबी जो आप देखेंगे पंजाब तक सीमित मैटर रहा है हमेशा, कि हम पंजाबी क्या रहेंगे, पावर में रहेंगे। सिंधियों को भी हम देखें तो 70-80 के बाद में इन्होंने सिंधियों को पार्टिसिपेशन देना शुरू किया। आज स्थिति ये है कि अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान के मोस्टली पॉलिटिशियन, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की आर्मी, ये आपको देखने को मिलेगी पंजाबी कम्युनिटी की। और बाकी जो आपका ब्यूरोक्रेसी है उसमें अब सिंध का, और सिंध के भी एक दो कॉलेज है जहां से मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स आपके पढ़ के निकल रहे हैं। तो जो देश इस प्रकार से अपनी जनता के प्रति इस प्रकार का अगर करेगा, इस प्रकार के यूनिवर्सिटीज करेगा, अत्याचार करेगा, तो उसका भविष्य नहीं है। पहले तो बात ये। और कश्मीर का तो कोई मसला ही नहीं है भाई। कश्मीर का मसला क्या था? कश्मीर का मसला इन्होंने कहा कि हम जो है कश्मीर इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम आबादी है, इस कारण मिलना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने जूनागढ़ की डिमांड की कि जूनागढ़ की जो जनता थी वो क्या थी, आपकी हिंदू आबादी थी 90%, और माबद खान ने उसको साइन कर दिया था, तो वही मामला पलट गया था। तो अपने अकॉर्डिंग वो गेम के रूल नहीं बदल सकता पाकिस्तान। और फिर जब पाकिस्तान के यानी कि जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर जब संविधान बना और संविधान का आर्टिकल 3 ने लिखा संविधान सभा ने कि वी आर द इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया, तब कश्मीर का मामला खत्म हो गया। और अब तो 370 खत्म हो गए, वैसा ही हो गया कश्मीर जैसे यूपी बिहार, यानी कि हमारे जो तो यूपी बिहार या यूटीज हमारे, जिस तरह से आपका चंडीगढ़ है, और नहीं, दिल्ली अब है, तो बात अब पुडुचेरी है। पीओके की है। बिल्कुल। तो उसका तो मसला उठाने की कोई बात ही नहीं है। हाँ। अगर पाकिस्तान ये बात आज उठाता है तो उसका मतलब चंडीगढ़ की बात उठा रहा है, इसका मतलब दिल्ली की बात उठा रहा है। तो ये तो मतलब ही नहीं है। पीओके जो इनलीगल ऑक्युपेशन है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो पीओके रखने का, वो डॉक्यूमेंट आप दिखा दीजिए। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हद तो ये है कि 1964 तक यूएनओ ने कई प्रस्ताव दिए, एक प्रस्ताव भी पाकिस्तान ने माना नहीं। हम तो तैयार थे, यूएनओ हम लेकर भी गए थे, लेकिन जितने उसने रेजोल्यूशन दिए, जो पहला रेजोल्यूशन 1 अप्रैल 1949 को आया था, हाँ। उसको पाकिस्तान नहीं, कुल मानने को मिलाकर रेडी ये नहीं है हुआ। कि अब अपने घर में जो फजीयत हो रही है उस फजीयत से बचने की कोशिश है। ये दांव है एक तरह से, जो दांव काम नहीं करेगा। मेजर शाह, यहाँ पर चूंकि आप कश्मीर बॉर्डर पर तैनात उस वक्त रहे होंगे जब 370 वहां पर लागू था। अब तो 370 हटा लिया गया है। अब तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि साहब देखिए, ये कश्मीर है। 370 हटने के बाद अमन चैन शांति है, पत्थरबाज अब यहाँ नहीं दिख रहे हैं, बल्कि यहाँ पर अब विकास है। फ्लाईओवर, ब्रिजेस बन रहे हैं, कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं। अब तो ट्रेन श्रीनगर तक। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और उल्टे पीओके में हो रहा है कि भाई मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो शहबाज और मुनीर को पीओके बचाने पर शायद ध्यान देना चाहिए। जी सुमित भाई, आपने दुरुस्त फरमाया जी। मैं दरअसल इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे तैनात था। आज से 20 साल से ऊपर हो गए हैं उस बात से। और जब ये धारा 370 हटी थी तब मैं एज अ डिफेंस एनालिस्ट आपके चैनल पर, कई चैनल्स पे इस मुद्दे पे मैं उस टाइम पे बोल रहा था। देखिए, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि दरअसल इनकी सरकार में जो भी आता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं बोल रहा हूँ ये बात, रियलिटी है वो वो दुख नहीं है अपने अंदर, उनके क्षेत्र, उनके मुल्क में क्या चल रहा है। वो दुख है देखकर उनके पड़ोसी के सुकून से। वो जिस तरीके की बदसलूकी करते हैं, वो गिलगिट हो, बलूचिस्तान हो, पीओके हो, एनर्जी, पावर, पानी की सप्लाई की कमी होती है वहां पे लोगों को वहां रहने के लिए सुना है बड़ा मुश्किल होता है, तंगी होती है, वहां पे तासुब होता है लोगों के साथ। तो पाकिस्तान जो है ये, और ये इल्जाम लगाता है हिंदुस्तान के रॉ के ऊपर अभी इल्जाम लगाया। वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर आई थी अभी, पाकिस्तान आईएमएफ इनको पैसे देने को तैयार नहीं था, ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट पे थे। अभी यूएस डॉलर $20 बिलियन का वर्ल्ड बैंक ने ऐलान करा है, वो तैयार हो रहा है धीरे धीरे, पाँव खींचते खींचते। तो इस तरीके पाकिस्तान में बहुत सी अन्य प्रॉब्लम है
लेकिन ये अपने खुद की इंटरनल प्रॉब्लम सुलझाने में खुद डिटर्मिन्ड है कि नहीं होंगे ये। अरे इमरान खान को, जैसे कि हमारे साहब ने बताया, इमरान खान को फांसी पे लगाने की का इनका प्रोग्राम होगा इनका, जैसे कि जुल्फिकर अली भुट्टो को समझाया था, को फांसी पे लगाया था ना इन्होंने, क्योंकि ये असैसिनेट तो कर नहीं पाए थे, तो उन्होंने कहा भाई कानूनी तौर से थ्रू हाई कोर्ट ऑर्डर जुल्फिकर अली भुट्टो इतने पावरफुल बन गए थे, इनको लेकर कौन आया था? इनको पाकिस्तान की मिलिट्री लेकर आई थी, जनरल अयूब खान इनको लेकर आए थे, मगर बाद में पाकिस्तान की मिलिट्री ने ही इनको टंगाया। शहबाज शरीफ के भाई नवाज बिल्कुल। शरीफ, उनको 1983 में पंजाब प्रोविंस के ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, नहीं उसके तो बाद फिर यहाँ पर जैसा कि अहमद साहब ने कहा कि ये शहबाज शरीफ नहीं बोल रहे हैं, ये मुनीर बोल रहे हैं। और अक्सर यही होता भी रहा है कि सरकार में जो होता है वो एक पपेट, सेना या आईएसआई ही सरकार, लेकिन सेना और आईएसआई का जब तक कब्जा रहेगा तब तक पाकिस्तान यूं ही बर्बाद होता रहेगा। संदीप त्रिपाठी जी, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट क्यों नहीं हम मान लें? अब एक फेल्ड स्टेट है, और यूएन में जबकि अब अभी आप अपने अस्थायी सदस्य बना दिया है यूएनएससी में, फिर 2 साल के लिए, तो अस्थायी सदस्य बनकर अभी यहाँ कश्मीर राग अलाप रहे हैं, तो तय है कि ये जब यूएन में जाएंगे वहां भी फिर यही राग अलापेंगे। इससे पहले भी राग अलापा था, लताड़ हमेशा लगती है भारत की ओर से, फिर से लताड़ लगेगी। कि आपने एक बात बहुत सही बोली है कि फेल्ड स्टेट की बात आपने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान, ये तो आज बात हो रही है फेल्ड स्टेट की, लेकिन जो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जब से इसका जन्म हुआ इस देश का 1947 के बाद से ही ये पाकिस्तान आंतरिक अपने जो इसके कलह थे, जो इसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, शुरू से ही लड़ता आया है। और उसका इतिहास में कई एग्जाम्पल रहा है कि पाकिस्तान इसी कॉन्फ्लिक्ट, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टूटा, इसका अस्तित्व टूटा, भौगोलिक जो नक्शे था उस नक्शे से ये टुकड़े टुकड़ों में बटा, और बांग्लादेश उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसने कभी भी अपने पाकिस्तान का जो एक स्टेट हुड होता है उसको कभी लेकर नहीं चला। वो पहला एग्जाम्पल मैंने बांग्लादेश के दिया। इसके बाद अभी हम सुन रहे थे बलूचिस्तान की, कि किस तरह से बलूचिस्तान के लोग अपने आप को वहां से एलिनेटेड फील करते हैं, तो उनके अंदर फीलिंग ही नहीं स्टेटहुड की, पाकिस्तान हमारा। पहला। दूसरा, हमने खैबर पख्तून की बात देखी कि आप देखिए खैबर पख्तून में जिस तरीके से आज वहां के जो वहां की कम्युनिटी है, पश्तून कम्युनिटी है, वो कभी भी पाकिस्तान को अपना नहीं समझ पाए। उनका हमेशा अफिलिएशन अफगानिस्तान से रहा है, एक तरह से एक जो कल्चरल लिंक जैसे उनके अफगानिस्तान से रहे। तो ये स्टेटहुड के कंसेप्ट में कभी खरा नहीं उतरा, पहली बात। दूसरा सवाल ये है कि आज जो स्थिति है पाकिस्तान की, तो अभी जैसे मेजर अली साहब सही कह रहे थे कि दरअसल वो जो है, जो भी उसके स्टेटमेंट है, तो कश्मीर एक ऐसा इशू रहा पाकिस्तान के लिए कि वो उनकी पॉलिटिक्स को हमेशा लेजिटिमाइज करता रहा है, उनकी पॉलिटिक्स को हमेशा डाइवर्ट करता रहा है इंटरनल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। पाकिस्तान आज पूरी तरीके से जब पूरी बर्बादी की ओर खड़ा हुआ है, जहां पर आपने बताया कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कर्जा ले चुका है, अमेरिका उसको कर्जा दे रहा है, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ज्यादा गंभीर है कि वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को संभाल नहीं पाए। उस कंडीशन में उनके पास लास्ट जो इंस्ट्रूमेंट बचता है कि हम कश्मीर का नाम ले लें। और मुझे लगता है कि जो देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर सकता है, वो तहरीक-ए-तालिबान टीटीपी जिसने खुद पाकिस्तान ने तैयार किया है, आज उसी पाकिस्तान के अस्तित्व को खत्म करने के लिए उसने वचनबद्ध है कि जब तक हम इनको खत्म नहीं करेंगे, इसका अस्तित्व ही खत्म कर देंगे, आर्मी को खत्म कर, एस्टैब्लिशमेंट को खत्म करेंगे। तो देखिए सवाल यह है कि पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है, वो उसका खतरा उसी के न्यूक्लियस से है, उसी के पेरीफेरी से नहीं, उसके अंदर से आता है। और यही कारण है कि वहां की जो लीडरशिप है, शरीफ साहब है, जो वो ये कहना चाहते हैं कि एक्चुअली हम अंदर से खत्म हो चुके हैं, अब कुछ ना कुछ ऐसा बोले कि यहाँ की जो आवाम है वो हमें इन इंटरनल सिचुएशन से डाइवर्ट हो। और मुझे लगता है कि कश्मीर की बात तो बहुत दूर, वो पहले बलूच को देख ले, पहले खैबर पख्तून को देख ले, वो खैबर पख्तूनख्वा बचा लें, बलूचिस्तान बचा लें। बलूचिस्तान तो खैर पहले से ही वहाँ के लोग और खुद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब एक सही मौके की बात आप कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब इतना कमज़ोर हो चुका है कि तालिबान के लड़ाके जो हैं वो सैन्य अड्डों पर कब्जा कर रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी नाक में दम कर रखा है। लेकिन सुशील वकील जी, पाकिस्तान की आवाम, चूँकि अब तक कश्मीर का राग अलापते थे नेता पाकिस्तान के, तो हाँ एक अलग बात होती थी। अब जो अब सोशल मीडिया का दौर है,
सोशल मीडिया में कई सारे वीडियोस हम देखते हैं, कई सारे लोगों के और यंग जनरेशन खास तौर पर उनकी जो बातें हम सुनते हैं, वो भी अब समझ चुके हैं, ये पैंतरा समझ चुके हैं कि ये नेता जो हैं ये रोटी दाल की बात करने के बजाय जब भी आप रोटी दाल की बात करेंगे तो कश्मीर का लॉलीपॉप थमा देंगे। तो आज भारत की जो बदली हुई सरकार है और हमारी जो बदली हुई नीति है, उसने कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे को ही खत्म कर दिया, जिसके बूते पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे, अब तक नेता थे, वो आवाम को बेवकूफ बना रहे थे। देखिए सुबीर जी, आप सही बोल रहे हैं कि पहले मैं अहमद जी को भी हमारी तरफ से या हैट्स ऑफ टू हिम, जो उसने सारे पाकिस्तान की जो असलियत है उसको बयान कर दिया। ये चीज़ जो उनके जो बातें हैं वो सारे कश्मीर में जो लोग हैं उनको भी समझ आई, और पाकिस्तान में भी जो लोग हैं उनको भी समझ आती है कि आज का पाकिस्तान क्या है और पहले क्या था। जो आज शहजाद साहब ने ये बातें की, फिर दोबारा कश्मीर यूएन में ले के जाएगा, ये शहबाज साहब पहला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं है जिसने ये आवाज़ उठाई। आप अयूब खान से, याया खान से, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से, फिर जिया से, फिर मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ साहब से, और आज तक जितने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए, पाकिस्तान में जब भी कोई समस्या होती, जब भी लोग उनके पीछे पड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की डेवलपमेंट की राह पे कभी चला नहीं, हमेशा बर्बादी की ओर ही चला, तो वो हमेशा कश्मीर की बात उठाते हैं। यहाँ तक कि पिछली बार शहबाज साहब ने फ़लस्तीनी लोगों की आज़ादी और कश्मीरी लोगों की आज़ादी को मिला दिया, लेकिन वो उसमें भी वो कामयाब नहीं होगी। बात ये है, सही है कि पाकिस्तान की जो इस टाइम माली हालत है वो हद से ज़्यादा ख़राब है। आप देख लीजिए कहाँ वो 16,000 या मिलियन जिस पे उनका फॉरेन या जो फॉरेक्स है, रिजर्व है, वो 16,000 पे आ गया। बांग्लादेश का उनसे ज़्यादा है, और 24,300 उनका फॉरेक्स रिजर्व है अभी भी मिलियन डॉलर्स। इसलिए दिख रहा है कि पाकिस्तान पूरी इसकी बर्बाद की राह पे है। आप देख लीजिए जो आजकल जो कश्मीर के लोग हैं, पहले वो कश्मीर का मुद्दा उठाते थे बार बार, यहाँ तक उस बात में उनको ये अपना टर्की सपोर्ट करता था। ओआईसी जो ये अरब देशों की ये बड़ी कॉन्फ्रेंस है, काउंसिल है, वो उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ सालों से उनको भी पता चला कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है खुद, और कश्मीर इंडिया को भी बर्बाद करना चाहता है, उन्होंने भी उनका साथ पूरी तरह छोड़ दिया। आज पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री जो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। अब कश्मीर की बात रही, आप देख लीजिए जब से मोदी सरकार आ गई, शाह साहब अमित शाह साहब या होम मिनिस्टर बन गए, या फिर गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल जो सिन्हा, कश्मीर कितने आबादी की ओर ले गए, कश्मीर में कितने डेवलपमेंट हो रही है, नए यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, रोड, सबवेज, और ये जो और ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रेन भी वहाँ तक चली जाएगी जहाँ जम्मू से 3 घंटे में श्रीनगर पहुँच जाएगी। पहले लोगों को जम्मू आना पड़ता था, अगर भारत के किसी हिस्से में जाना पड़ता था, तो अब भारत के किसी भी हिस्से में कश्मीरी लोग जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि ये सब देखकर पीओके के लोग भी चाहते हैं कि अब साहब हमें भारत के साथ ही रहना है, और ये जबरदस्ती आपके साथ नहीं रह सकते। लोग ओपनली कह रहे हैं कि हमें जो हमारे मसले हम पाकिस्तान से नहीं करना चाहते, हम भारत सरकार से ये डिस्कस करना चाहते हैं, मोदी जी से डिस्कस करना चाहते हैं। और पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर अब तो जो परसों तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला किया, अफगानिस्तान लोगों ने ये जरिया खुशियाँ मनाए, उसमें उन्होंने भी इंडिया से अपील की कि बात हमारे साथ रहे तो हम ये पाकिस्तान को मजा चखाएंगे। पाकिस्तान आज कश्मीर से लेके अब यह आवाज़ अफगानिस्तान तक भी पहुंच रही है। पहले जो इंडिया की सरकारें थे, बड़ी बुज़दिल सरकारें थे, जब पाकिस्तान कभी भी हमला करता था या कभी टेररिस्ट अटैक्स वगैरह करते थे, इंडिया से उनको कोई जवाब नहीं मिलता था, कोई हरकत नहीं होती थी। आप देख लीजिए पिछले 4-5 साल से बिल्कुल कुछ इंडिया के ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसकर मारता है। अब मार चुके हैं घर में घुसकर 2-2 बार, और हालांकि अब तो वो कह रहे हैं कि साहब और रॉ वाले तो और घर में घुसकर मार रहे हैं, उनका ये आरोप है, ये वो कह रहे हैं। तो इतने डरे हुए हैं, उनको शक होना भी चाहिए। जैसे उन्होंने इंडिया में बर्बादी मचाई, उनको तो लगेगा ही आपकी इंडिया अब रिवर्स पे आ रहा है, वो हमारे ऊपर बर्बादी कर रहा है, टूट पड़ रहा है।
और उसमें कोई तो संदेह भी नहीं हो शहबाज सकता और मुनीर को मुझे लगता है कि कश्मीर कश्मीर कहना बंद करना चाहिए। वहां के आवाम भी मुझे लगता है समझ गई होगी कि साहब ये तो मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। आप देख लीजिए सुमित जी, जी पाकिस्तान के टीवी पे जितने भी प्रोग्राम आते हैं जिसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट होता है, आप देख लीजिए कैसे लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान की जो नए यही बात मैंने कही नौजवान लोग हैं, कि वो पाकिस्तान भारत के का आवाम भी सराहना कर रहे पाकिस्तान हैं। के आवाम भी वहां की सरकार के खिलाफ है, और दरअसल ये बिल्कुल कुर्सी बचाने की और अपनी ये फजीहत होने से बचने के लिए, लेकिन फजीहत तो हो बिल्कुल चुकी है, दुनिया भर में बेइज्जती हो चुकी है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए मैं बताता हूं कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत क्या है और क्यों ये राग अलापा जा रहा है। बारी बारी से सारे ग्राफिक्स दीजिए वॉल पर। और ये ज़रूरी है जानना दर्शकों के लिए कि मौजूदा स्थिति पाकिस्तान की क्या है और किन वजहों से, और इन्हीं वजहों से पाकिस्तान दरअसल कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। 130.85 अरब डॉलर पाकिस्तान पर वैश्विक कर्ज है, जिसमें से चीन का अकेले 29 अरब डॉलर का कर्ज है। चीन के रहमो करम पर चल रहा है, जो कि इसकी विदेशी देनदारी का कुल 22% लोन तो सिर्फ चीन से लिया हुआ है। चीन के बाद नंबर सऊदी अरब का आता है। चीन ने 29 करीब 30 अरब डॉलर आप कह सकते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 9.16 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। सऊदी अरब ने, हालांकि सऊदी अरब भी लताड़ लगाता है कि साहब अपने भिखारियों को वापस ले जाओ। 2024 में IMF से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के निर्यात का 352% टोटल जो कर्ज है, और कर्ज जो है वो पाकिस्तान की सकल राष्ट्रीय आय का 39% है, GNI का। आप समझिए वहाँ आमदनी के नाम पर कुछ नहीं। अधिकांश कर्ज के वापस करने की कोई उम्मीद नहीं रहती है और वापस नहीं कर पा रहा है। अब पाकिस्तान ने विश्व बैंक से 20 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज मांगा है। तो आप ये समझिए कि स्थिति पाकिस्तान कर्ज और कर्ज के बोझ तले दबकर, कहते हैं ना कि घी पीना, तो घी तो ये शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर पी रहे हैं। आवाम को कुछ नहीं मिल रहा है और फजीहत अलग हो रही है। ये कर्ज जो लेते हैं, ऐश करते हैं, उसके बाद चुकाते नहीं हैं, फिर अगली सरकार कोई आ गई, अब उसके मथे वो फिर नया कर्ज लेता है। कर्ज चुकाने के लिए फिर अगली सरकार, कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेने का सिलसिला लगातार जारी है। अब आगे आइए, अब आपको बताते हैं पाकिस्तान में दरअसल मांग अब क्या उठ रही है। ये कह रहे हैं कश्मीर, मैं कह रहा हूं कि भाई साहब आप सिंधु देश की बात कर लीजिए। सिंधु देश की मांग है पाकिस्तान में उठ रही है। 1950 में सिंधु देश आंदोलन की नींव पड़ी थी। 1950 में, 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद ये मांग और तेज हो गई। तो सिंधु देश बचा लें अब ये अपना। मुहाजिरों ने सिंधियों के असंतोष को और बढ़ा दिया। सिंधु देश की हम बात कर रहे हैं। देखिए अलग अलग टुकड़े कैसे हो सकते हैं। पंजाब के आगे दोयम दर्जा का ये आरोप उन्होंने लगाया सिंधियों ने, और बंदूक के दम पर आवाज दबाया गया। यहां भी जो पाकिस्तान मानवाधिकार की बात करता है, वो दरअसल हर हिस्से में देखेंगे आप, सरकार से नौकरियों में कम हिस्सेदारी मिलने पर असंतोष है, यहां पर गुस्सा है। केंद्र सरकार पैसे भी कम देती है। तो पाकिस्तान में ये सिंधु देश की मांग, और कैसे चारों तरफ से घिरा हुआ है पाकिस्तान। आप देखिए, ये आपका खैबर पख्तूनख्वा, और यहाँ बलूचिस्तान, ये अफगानिस्तान। तो ये आप बलूचिस्तान में, अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बलूचिस्तान जो है ये 1948 से ही कह रहा है साहब हमें नहीं रहना आपके साथ, अलग रहना है, फ्री बलूच। और ये खैबर पख्तूनख्वा में इधर से अफगानिस्तान से आए हुए लड़ाके जो हैं, तालिबान के लड़ाके, वो लगातार सैन्य अड्डों पर कब्जा कर रहे हैं। और ये दोनों तो इलाका अलग होने के कगार पर है ही, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तो अलग होने के कगार पर है ही। लेकिन इसके साथ ही साथ पीओके में भी लोगों में बगावत और लोगों में असंतोष है, और वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंधु देश की हमने बात कर ली, ज़रा बलूचियों की भी बात कर लेते हैं। बलूचियों में असंतोष क्यों है, वो ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर बलूचिस्तान में ये रोष असंतोष क्यों है। और दरअसल बलूचिस्तान में बहुत कुछ है, लेकिन उसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर लेता है। फ़ायदा बलूचिस्तान को नहीं मिलता, बलूचियों को नहीं मिलता। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की नीति क्या है? खनिज संपदा और प्राकृतिक गैस पर नज़र है। यहाँ पर खनिज संपदा और प्राकृतिक गैस है। अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करने की यहाँ से चाहत है बलूचिस्तान से,
लेकिन बलूचियों के लिए कुछ नहीं करेंगे। बलूचिस्तान को आज़ाद नहीं करना चाहता है क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ मिल रहा है इन्हें और यहाँ पर लोगों का शोषण हो रहा है। बलूचिस्तान को जबरन अपना अंग बताता है पाकिस्तान, जबकि बलूची कहते हैं कि साहब आपका अंग नहीं है हम। बाहरी हस्तक्षेप पाकिस्तान नहीं चाहता है। यहाँ पर मानवाधिकार के उल्लंघन के तमाम मामले सामने आते हैं। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान को ये डर है और अभी तो अफगानिस्तान की जो तरफ से तालिबान लड़ाकों ने वहाँ धुआं किया हुआ है, दोनों पर अस्थिर करने का आरोप लगाता है। तो आरोप लगाने का ये सिलसिला, लेकिन बलूचिस्तान में देखिए, और अब चाइना CPEC कॉरिडोर, तो चाइना को इस तरह से दे दिया है गिरवी, ले लीजिए साहब, आप हमें भीख देते रहिए, लोन देते रहिए। तो ये बलूचिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा में आ जाइए। खैबर पख्तूनख्वा में क्या स्थिति है ज़रा ये भी आपको बताते हैं। वहाँ पर भी असंतोष लगातार जारी है। जो पश्तो का इलाका है, अफगानिस्तान सीमा पर ये इलाका है, डूरंड लाइन के पाकिस्तान डूरंड लाइन मानता है लेकिन अफगानिस्तान नहीं मानता है और यहाँ भी लोगों का असंतोष है। पश्तून शहबाज सरकार से नाराज़ हैं और अफगानिस्तान कहता है कि ये इलाका हमारा है, आपका है ही नहीं। और यहाँ इमरान की पार्टी का शासन है, तो इमरान की पार्टी और आवाज़ वहाँ पर बुलंद कर रही है। सरकार पर भेदभाव का आरोप यहाँ पर भी लग रहे हैं, यहाँ पर भी मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले। और अब जाकर तालिबान ने जो कब्जा करना शुरू कर दिया है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर घुस गए हैं। पाकिस्तान की मुख्य धारा से अलग ये इलाका है और यहाँ पर भी विकास के कोई कार्य नहीं। लोग महंगाई बेरोजगारी से यहाँ पर भी त्रस्त हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, आप बलूचिस्तान हो, POK हो या सिंधु देश की बात है, ये सभी इलाके आपने देखा कि हर जगह पर अशांत है, लोगों में असंतोष है, गुस्सा है और नाराज़गी है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ के जो खनिज संपदा है उसका दोहन होता है और लोगों का शोषण होता है। तो अब ये टुकड़े होने वाले हैं। कश्मीर राग अलापने के बजाय शहबाज शरीफ को ये ज़मीन जो है बचाने की कोशिश करनी चाहिए जो खिसक रही है। और यहाँ पर तो कश्मीर छोड़ दीजिए, अब तो POK हमारा होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई मौकों पर कहा और हाल ही में भी कहा कि अब नया नामकरण होगा। 20,000 से ज्यादा पंच, सरपंच, तहसील पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं। अपना अपना गांव, अपनी अपनी तहसील, अपना अपना जिला चला रहे हैं। वहां पंचायती राज लोकतंत्र पाताल तक गहरा चला गया। लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। 33 साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतदान अगर कभी हुआ तो अभी हुआ है। अब इंडस्ट्री भी जा रही है, 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट जा रहे हैं। एक साल में 2024 में 324 सीरियल या फिल्मों का फिल्मांकन कश्मीर में हुआ है। जो एक जमाने में 60 के दशक में हुआ करता था, वो आज शुरू हो चुका है। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में नाइट शो चला है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस हुआ है और लाल चौक पर जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी की यात्रा भी देखने को मिली। और मैं आज कहना चाहता हूं कि हमने न केवल आतंकवाद पर कंट्रोल पाया है, इसको रोकने में सफलता प्राप्त की है, हमने आतंकवाद की इकोसिस्टम को भी घाटी में से पूर्णतया समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। तो ये अब नया कश्मीर है जहां पर सब कुछ अब शुरू हो चुका है। जो वहां पत्थरबाज दिखते थे, वहां पर अब नौजवान जो है पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, फिल्मों की शूटिंग हो रही है, विकास के काम हो रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। और अब तो POK की जहां तक बात है तो वो अपने आप POK आ जाएगा, अब वो हमारा है ही। अहमद साहब, जो अमित शाह को भी आपने सुना, उन्होंने जिस तरह से विकास के कार्य गिनाए और बताए कि यहाँ पर्यटकों की संख्या कितनी बड़ी है, मुझे लगता है कि बलूचिस्तान में भी संभावनाएं यही थी। लेकिन शायद बलूचिस्तान एक और बेहतर कर सकता था। वहां पर प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है, खूबसूरत जगह है। लेकिन आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ
जबरिया है, जबरदस्ती है, लेकिन शायद यही वजह है कि वहां सिर्फ और सिर्फ दोहन हो रहा है, तो वो पाकिस्तान के कुछ हुक्मरान और वो चाइना को फायदा देने के लिए वहां के लोगों को कुछ नहीं मिल पाया। जी, आप देखें, अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले यहाँ अमेरिका के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं रायन ग्रिम, जी उन्होंने एक रिपोर्ट शाये की जिसमें ये बात वाज़ेह हुई कि आसिम मुनीर ने चीनियों को कहा है कि आप बेशक ग्वादर पोर्ट ले लें, लेकिन आप हमें जदीद मिसाइल दें कि वो अमेरिका तक भी पहुंच सके ना। अभी आप ये देखें, ये जनरल आसिम मुनीर आईएसआई आर्मी जीएचक्यू जो रावलपिंडी का है और आईएसआई हेडक्वार्टर्स आबशारा में, इनके आप दिमाग को देखें, इनके दिमाग खराब है। ये चाहते हैं कि हमारा पोर्ट जो है बलोचों का है, ग्वादर पोर्ट। अब इनको ये होश के नाखून पकड़ने चाहिए कि अगर वो उसको कोई अपने मुल्क को रखना चाहते हैं तो ग्वादर पोर्ट को वो भूल जाएं। बलोचों का हक है ग्वादर पोर्ट पे। मेरा अपील है नरेंद्र मोदी साहब से, मेरा अपील है आपके बड़े बड़े जिनके पास रिसोर्सेज है, अनिल अंबानी साहब से, कि मेहरबानी करके ग्वादर के तरफ देखिएगा। ये हम तो देखें, हमारे पास हिंगलाज माता है बलूचिस्तान में, ये हम आपको मालूम है कि हम आपके जो हमारे हिंदुस्तान साउथ एशिया की सबसे पुरानी मजहब है हिंदुइज्म, हिंगलाज माता जो है जी आपका होली सेक्रेड साइट है। हम तो चाहते हैं जो भी हिंदुस्तान का बाशिंदा है वो हिंगलाज माता आराम से आसानी से आ सके, और वो उसी वक्त मुमकिन है जब ये पाकिस्तान के पोटोहार के जनरलों को दोबारा एक बहुत बड़ी शिकस्त मिलनी चाहिए। मैंने जैसे पहले अर्ज किया, आज जो ये नई हुकूमत अमेरिका में आ रही है, इसके साथ मोदी साहब की से हमारी अपील है, मेहरबानी करके इस बात को मजीद पोस्टपोन ना कीजिएगा। हिंदुस्तान के अवाम, पूरे साउथ एशिया के अवाम आपके बिल्कुल मशकूर होंगे कि इस बात को आगे ले जाएं और कहें पाकिस्तानी फौज से, सेना से, कि ये आपने जो खून की होली बलूचिस्तान में मचाई हुई है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये हमारे भाई हैं, बलोच हिंदुस्तान के छोटे भाई हैं। हम तो कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ मिले, इन्होंने तो हमें जबरदस्त, देखिए जब बंटवारा हो रहा था, अंग्रेज बंटवारा कर रहे थे हिंदुस्तान का, तो बलोचों के ने कहा सबसे पहले तो हम हिंदुस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन अगर ये बंटवारा हो ही रहा है तो हमें पाकिस्तान से कोई काम नहीं है। ये पाकिस्तान जो बरतानिया का प्लान था, नाकाम प्लान है। ये प्लान जो है इंतहाई बोसीदा प्लान है, ये आपने देख लिया नहीं चल रहा है। आज ये चाइना के साथ जो है अजीब ये इनकी जहनियत है, कभी ये अरबी बनना चाहते हैं, कभी ये तुर्की बनना चाहते हैं, अभी ये चाइना के जो है वो टी बॉय जिसको कहते हैं वो बनना चाहते हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। हमारी जान, मोदी साहब से हमारी दोबारा अपील है, वो हमारे बड़े भाई हैं, वो बलोचों के लिए बाप जैसे इंसान हैं। आप मेहरबानी करके बलोचों को अपने जहन में रखें। फौरन से पेशतर ये जो हुकूमत आ रही है ट्रंप की, इनके साथ बैठे। मेरे दोबारा गुजारिश है, इस पोर्ट के बारे में सोचिए, इससे भारत के अवाम को भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। ये पाकिस्तान के जो पोटोहार के जनरल हैं, इनके लिए कोई बंदोबस्त करें। आप देखें, इन्होंने एक घटिया तरीन इंसान पाला हुआ है सिंध और बलूचिस्तान में, जिनका नाम आसिफ जरदारी है। ये आईएसआई का फेस है सिंध में और बलूचिस्तान में, इंतहाई घटिया तरीन इंसान। हम इनको अच्छी तरीके से जानते हैं, ये हमारे घर में भी कराची में आते थे। ये झूठ के अलावा, बिल्कुल सही कह रहा हूं, इंतहाई डरपोक आदमी है। इनको अच्छी तरीके से कुछ समझाना चाहिए कि ये आप आसिफ जरदारी साहब
जो आप आसिम मुनीर के जो चेले बने हुए हैं, आपको होशियार होना चाहिए। ये ज्यादा दिन चलने वाला मामला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया। और अब निपुण आलम माहिर साहब, जो ये अपील है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उम्मीद है कि भाई अब हमें पाकिस्तान से मुक्त कराइए। हाँ, देखिए बिल्कुल सही कहा है इन्होंने भाई साहब ने। और आप जानते हैं कि पीएम मोदी ने भी एक बार 15 अगस्त से, हमारे 2017 की बात शायद है, कि पीएम मोदी ने बलूचिस्तान के मुद्दे को लेकर लाल किले की प्राचीर से कहा भी था कि हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो मानवाधिकार का वहां पर उल्लंघन हो रहा है, हम बलूचिस्तान की जो आवाज है वो हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएंगे। अब देखिए, आजादी की बात रही है तो बलूचिस्तानी के लोगों को खुद उस आवाज को मुकम्मल करना पड़ेगा, उसको अग्रेसिव करना पड़ेगा। इनकी अपनी आजादी की जंग है। लेकिन भारत इस ग्राउंड पे जरूर बात करता है हमेशा कि भाई जो भी वहां पे ह्यूमन राइट्स के इस प्रकार से वायलेंस हो रहे हैं, जिस प्रकार से वहां पे उल्लंघन हो रहा है, और बेचारे बलूचियों को जिस प्रकार से पहले पाकिस्तान, आज चीन भी उसी एट्रोसिटीज में, उस अत्याचार में क्या कर रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है। और अभी जैसे कहा, बिल्कुल सही बात है कि गवादर पोर्ट ये बलूचियों का है। सबसे बड़ी बात क्या है कि गवादर पोर्ट बन रहा है और गवादर पोर्ट का लाभ बलूचियों को बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बलूचियों का इसका नुकसान है। इनका जो फिश कीपिंग एरिया है वो बहुत ही ज्यादा क्या सिंक हो गया, सीमित हो गया है। आज बलूचियों को बहुत दूर जाना पड़ता है, जबकि उनके पास उस तरह की बोट्स नहीं है, नाव नहीं है। यानी कि एकदम पिछड़ा तरह का आपका तरीका बना दिया गया है। बहुत सारी चीजें वहां पर हैं। हॉर्टिकल्चर का लाभ नहीं मिल पा रहा है, सुई गैस का लाभ बलूचियों को नहीं मिल रहा है। वो सारे की सारी सुई गैस जो आपकी कहाँ पहुंच रही है, वो लाहौर पहुंच रही है, इस्लामाबाद पहुंच रही है। तो जो लाभ बलूचियों को मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है। तो नेचुरल सी बात है, ये बातें उठेंगी। लेकिन अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि देखिए, अभी आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक जो है $20 बिलियन का पाकिस्तान को कर्ज दे रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि $20 बिलियन का जो कर्ज है वो निजी संस्थाओं के द्वारा भी दिया जाएगा, यानी कि करीब 40 बिलियन का। और चीन की ओर से भी काफी बड़ा कर्ज देने की बात की जा रही है। प्रश्न मेरे मन में कई बार ये उठता है कि ये बात, एक प्रश्न उठना भी चाहिए कि आखिर जो दिख रहा है कि पाकिस्तान जो है इतने कर्जे में है, इतने प्रेशर में है, इकोनॉमी की खस्ता हाल है, फिर भी ये देश या इस प्रकार के संस्थान लोन क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान को? ये एक गंभीर प्रश्न मैं उठा रहा हूं कि 40 बिलियन का अगर पाकिस्तान को लोन मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, इसका कारण समझिए। देखिए, पाकिस्तान जो वापस तो लौटा नहीं पाएगा। अभी आपने पूरा बताया कि जो विदेशी कर्ज है उसका करीब 22% करीब तो चीन का है। और चीन ने कह भी दिया है जी। कि सी पैक को आपको हमें देना पड़ जाएगा पूरा पूरा। हालांकि जो मुनीर साहब उन्होंने कहा कि हमको आप वो टेक्नोलॉजी दीजिए जो री लॉन्चिंग वाली मिसाइल हो। मतलब क्या है कि परमाणु बम का क्या होता है इसमें, कि जैसे इंडिया ने मान लीजिए परमाणु बम से अटैक किया और इनके सारे मिसाइल परमाणु बम को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो पाकिस्तान के पास में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो री लॉन्चिंग कर सके। वो उन्होंने चीन से डिमांड की है। चीन ने इस बात पे कहा कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम हमसे बार्गेनिंग करो कि हमने इतना पैसा तुम्हारे यहाँ पे लगा दिया, आज तुमसे बार्गेनिंग करने की बात कर रहे हो सी पैक को लेकर। तो वो भी एक चीन के साथ आपको टेंशन तनाव देखने को मिलेगा। इधर बीच अमेरिका, सऊदी सऊदी भी अच्छा खासा फंडिंग कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि कई सारे मैटर ऐसे हैं जो हमको एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी देखना पड़ेगा। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जरूरत आखिर इन देशों को क्यों है जो 40 बिलियन लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे पाकिस्तान ये कर्जा लेकर अपने आप को बेच देगा। और यहाँ पर जो बाहरी ताकतें हैं, बलूचिस्तान अपने आप को अलग करेगा, खैबर पख्तूनख्वा अपने आप को अलग करेगा। और जो आपने सिंध की बात कही है, सिंध की भी हालत ऐसी है। जी। पंजाब जो है उसमें अमेरिका, चीन, इन देशों का कब्जा हो जाएगा। तो ये तो मुझे लगता है डॉक्टर, कि बिल्कुल डॉक्टर पाकिस्तान, संदीप त्रिपाठी, लेकिन ये जो बात आप निपुण जी कह रहे हैं, आप भी इस बात पे सहमत हैं, या इसमें हम मैं एक चीज़ और आगे बढ़ाऊं कि क्या ये एक फंडिंग भी है लोन की आड़ में, कि पाकिस्तान जैसे स्टेट को जितना आप यहाँ पर जिंदा रखेंगे उतना इस एरिया में, इस क्षेत्र में डिस्टरबेंस बना रहेगा, और जितना डिस्टरबेंस बना रहेगा उतना ज़्यादा जो रक्षा सौदे होंगे, हथियार के सौदे होंगे, वो ज़्यादा होगा। अशांति जितनी, अस्थिरता जितनी, उतनी ज़्यादा हथियारों की डील। देखिए, सबसे पहले बात तो ये कहना चाहूंगा कि पहली बार नहीं है ऐसा कि इस तरीके का पाकिस्तान कर्ज पर है। अब इतिहास को यदि देखें तो पाकिस्तान एक ऐसा साउथ एशिया का कंट्री रहा है जिस पर हमेशा से एक एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस रहा, इकोनॉमिकली हो व स्ट्रेटेजिकली, वो हमेशा रहा है। और हमने देखा भी है कि किस तरीके से
इस्लामाबाद, वाशिंगटन और बीजिंग का एक नेक्सस हुआ करता था 1970 के दशक में। तो आज वही दौर है कि एक तरफ बीजिंग का अपना हस्तक्षेप है और दूसरी तरफ इधर वॉशिंगटन का है। तो मैं ये पहली बार ऐसा नहीं मानता हूँ कि सरप्राइजिंग एलिमेंट है। फर्स्ट। सेकेंड बात ये है, आपकी बात काफी सही है कि पाकिस्तान एक ऐसा एक सैटेलाइट कंट्री है कि जिसके माध्यम से, जैसे अभी हमारे पूर्व जो वक्ता वो कह रहे थे कि जी। आखिर इनका मकसद क्या है, तो मकसद ये डिस्टेबलाइज करना। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को इसी तरीके से कर्ज में रख करके वहां को डिस्टेबलाइज करके के और कहीं ना कहीं साउथ एशिया को जिसका कंट्रोल है उसका वो बना रहे, साउथ एशिया को वहां से देखता है। और यही हमने देखा कि बीआरआई का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से चाइना पाकिस्तान पर चाइना फुल फ्लेज रूप में एंजॉय करता है, चाहे वो ग्वादर पोर्ट की बात हो जी। या जो उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो। तो एक कह सकते हैं कि जब स्टेट वीक होता है, जब कमजोर होता है, तो वहां ग्रेट गेम चलता है। और ये हमेशा रहा है, पाकिस्तान अपने जन्म के टाइम से आज तक वो उसके कह सकते हैं कि ये डीएनए में है कि बाहर के जो मजबूत देश से, जो बड़े देश है, वो खेलता रहे और वो उसको स्पेस देता रहा। उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि बलूच की मांग क्या है, उसको फर्क नहीं पड़ता, खैबर पख्तूनख्वा की डिमांड क्या है, उसको फर्क नहीं पड़ता, सिंध का डिमांड, क्योंकि उसके तासीर में यही है डिस्टेबलाइजेशन। तो और यही कारण है कि इसका मतलब ये अगर खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में अगर ये सब कुछ हो रहा है और ये अलग टुकड़े भी हो जाएंगे, तब भी आप ये कह रहे हैं कि अस्थिरता बनी रहेगी। ठीक है सुशील वकील जी, चूंकि क्लोजिंग अब करेंगे, हम क्लोजिंग कमेंट ही चाहते हैं। पाकिस्तान में अशांति क्या टुकड़े होने के बाद भी आप देख रहे हैं ये सारी चीजें होती रहेंगी, या फिर इन चीजों को ऐसे ही हवा दिया जाता रहेगा? डोनाल्ड ट्रंप आए तब भी, कोई भी आ जाए तब भी, क्योंकि पश्चिमी देश नहीं चाहेंगे कि यहाँ इस इलाके में शांति हो, स्थिरता हो। देखिए वो ठीक बात है, लेकिन समझिए ऐसी बात है कि अगर जो वर्ल्ड बैंक वगैरह जो देश है, जैसे अमेरिका है या बाकी देश है, वो भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में ज़्यादा अस्थिरता हो, लोग ज़्यादा सफ़र करें। तो उसका ये कारण है कि अगर लोग ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, फिर टेररिज्म की ओर जाएंगे और बाकी चीज़ों की ओर जाएंगे, जिससे कंगाल पे इस टाइम पाकिस्तान है। यहाँ तक समझिए कि पाकिस्तान के 2-3 हज़ार भिखारी अब जा रहे हैं रिलीजियस वीज़ा पे, फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, कोई दुबई जा रहा है, कहीं और कंट्री में जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। अगर ऐसी हालत है, इसलिए जो वर्ल्ड पर ग्लोबल पावर वगैरह देख के भी वो लोग भी मजबूर है कि पाकिस्तान उस स्थिति में ना पहुंचे, थोड़ा थोड़ा हेल्प करके। ठीक है सर, क्लोज करना होगा। मेजर शाह जल्दी से 30 सेकंड सर। देखिए पाकिस्तान के सब जानते हैं बहुत बुरे हाल है, बल्कि अभी हाल ही में इनके जो वर्ल्ड बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं साउथ एशिया के, मार्टिन रेजर, वो कहीं कम से आ रहे हैं और 14 जनवरी तक बात हो रही है कि भाई अभी जो फटे हाल हो रखे हैं पाकिस्तान के, वो किसी तरीके से उनको बचा लें, नैया डूबने से बचा लें। लेकिन एक बात अगर और करिए आप भाई, सबको मैं हमारे दर्शकों को सबको समझा दूं मैं ये बात। अक्सर हमने गौर किया होगा कि कोई गिरता है, 10 लोग आते हैं हर जगह से, हर कोने से उसको गिराने के, उसको उठाने के लिए। जब श्रीलंका पे नौबत आई थी, हमने $2.8 बिलियन का उनको एड पहुंचाया था। जब तुर्की पे आफत आई थी, हमने पहले रिएक्ट किया था, सबसे पहले अपने एयरफोर्स भेजे थे, अपने आर्मी डॉक्टर भेजे थे जी। आप देखिए जब भी गल्फ वॉर हुई, अफगानिस्तान में नौबत आई, क्यों कोई पाकिस्तान में कोई है? आपने फरमाया था कि सऊदी अरेबिया बोलती है भगाओ भगा बेकार नहीं वो यहाँ से, ऐसा हुआ है। क्यों ऐसा होता है कि चीन बोलता है भैया भी पैसा निकालो मेरे को, तो कोई इनके पास खड़ा क्यों नहीं है? ठीक है, यही क्लोज